नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही विदेश से लौटे बेटे ने जब अपने माता पिता को स्टेशन पर भीख मांगते देखा तो उसने अपने भाई भाभी का किया वो हाल कि उनकी रूह कांप गई। यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। राजी, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गई और मेरा भी परिवार है। मम्मी पापा के चक्कर में मैं उन्हें समय नहीं दे पाता और तुम्हारे पास क्या इतना भी वक्त नहीं है कि पापा के रिटायरमेंट पर कुछ रोज के लिए यहाँ आ सको। तुम तो वहाँ पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ इनकी सेवा में लगा हूँ। और तुमको तो मालूम है, अगर तेरी भाभी को शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करवाओ तो मेरा जीना मुहाल कर देती है। भाई, कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो। तुम वहां से आते नहीं, इधर माँ बाबूजी मुझसे शिकायत करते हैं। कम से कम उनसे मिलने के लिए ही आ जाओ। गौरव अपने छोटे भाई राजीव से कहता है। राजीव बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल पा रहा है। माँ और बाबूजी को देखने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या करूं, इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूं? उन लोगों के लिए ही। अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं कुछ रोज की छुट्टी लेकर इंडिया आने की कोशिश करता हूं। इतना कहकर राजीव ने फोन रख दिया। इधर राजीव ने फोन रखा, उधर गौरव की पत्नी डॉली बोली। क्या बोला देवर जी ने? कब आ रहे हैं? करीब 1.5 साल बाद आएंगे। सोचो कितने सारे उपहार लाएंगे। और मैंने सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता होता है। इतने सालों से अकेले रह रहे हैं तो पैसे भी तो इकट्ठे हो गए होंगे। आपको क्या लगता है वो पैसे किसे देंगे? बड़े भैया को या माँ बाप को? गौरव बोला, तुम्हें क्या लगता है वो दूध पीता बच्चा है जो विदेश में इतनी कमाई कर रहा है और लाकर तुम्हारी झोली में डाल देगा? अरे सब कहने वाले होते हैं, करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, इस बार मैं साफ कह दूंगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो उनके रहने, खाने पीने और दवाइयों का सारा खर्चा उसे उठाना होगा। मैंने कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा है। मुझे भी अपने बच्चे और भविष्य के लिए सोचना होगा। तुम बस जब तक राजीव रहे माँ बाबूजी को समय पर खाना पीना देता रहना ताकि उसे कोई कमी ना लगे। वैसे भी बाबूजी भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी पैसे मिलेंगे। अब कितने दिन घोंसले जैसे घर में रहेंगे? देखता हूँ, उनसे बात करके उनसे भी पैसे निकलवा लूंगा और इस कस्बे से बाहर एक घर लूंगा। कितने दिन से इनके साथ हूँ, कुछ तो फायदा मेरा भी होना चाहिए। 4 दिन बाद गौरव अपने पिता रामेश्वर जी से बोला, बाबूजी 30 तारीख को आपका रिटायरमेंट है। हो सकता है उसके पहले राजीव भी आ जाए। ये बात सुनकर रामेश्वर जी और उनकी पत्नी कमला जी बहुत खुश हुए और बोली, बेटा ये तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने भाई को बुला लिया। ईश्वर करे तुम दोनों भाइयों में इतना ही प्यार बना रहे। देखो जी, हमारा बेटा कितना अच्छा है। आज की दुनिया में ऐसे कितने बेटे होंगे जो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा कर रहे हैं। गौरव बोला, वो सब तो ठीक है माँ, पर ये सोचिए वो दुबई जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरे का घर है। इतने छोटे से घर में वो कहाँ रहेगा? पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है। वो हमारे लिए इतना सोचता है तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों, मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कमला जी बोली, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। गौरव बोला, माँ बाबूजी के रिटायरमेंट के पैसे लगभग मिल ही जाएंगे। अगर वो थोड़ी मदद कर दे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर ले लिया जाए। कल को जब राजीव की शादी होगी, उसके भी परिवार होगा तो हम सब उस घर में इकट्ठा रहेंगे।
हाँ, क्या कहती है कमला जी? परिवार को जोड़ने की बात सुनकर ही खुश हो गई और रामेश्वर जी से बोली, सुनो जी, गौरव की सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर वालों से बात करके देखियो ना। अगर कुछ पैसे पहले मिल जाएं, तो सच में राजीव भी कितना खुश हो जाएगा। रामेश्वर जी बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी घर बनाने में महीनों लग जाते हैं और फिर 2 हफ्ते में राजीव आ रहा है। ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? गौरव बोला, बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आजकल बना बनाया घर मिलता है। आप बस पैसे का इंतजाम कीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। मेरी इतनी कमाई नहीं है, फिर मैं भी तो अपने कुछ पैसे लगा रहा हूँ। फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? पत्नी बेटे सबकी खुशी के लिए रामेश्वर जी बाबू ने दफ्तर में अर्जी लगवाई। वो अपने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी ईमानदारी और पुराने कर्मचारी होने के साथ साथ उनकी छवि को देखते हुए पैसों का इंतजाम कर दिया गया। गौरव ने एक पल भी देर करना सही नहीं समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माता पिता के सामने भूमिका बांध रहा था। एक रोज वह माँ को और बाबूजी को लेकर घर दिखाने ले गया। दोनों की आंखें घर देखकर फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा, चलो, जीवन भर कष्ट किया, अब आराम से रहेंगे। डॉली गौरव से बोली, क्या घर आप इन लोगों के नाम पर लेंगे? गौरव बोला, पागल हो गया, ये घर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। ये बात सुनकर डॉली मुस्कुराने लगी। आनंद फानंद में पुराने मकान को बेचने के लिए गौरव ने पिता से कोरे कागज पर दस्तखत करवा दिए, ये कहकर कि ये घर हम आप लोगों के नाम पर कर देंगे। पुराने मकान को बेच दिया गया और नया घर गौरव ने अपनी पत्नी के नाम से ले लिया, जिसकी भनक कमला जी और रामेश्वर जी को नहीं थी। वो तो ऐसी खुशी में थे कि सारा परिवार एक साथ रहेगा। देखते ही देखते 2 हफ्ता बीत गए। रामेश्वर जी के रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया और इधर राजीव भी विदेश से आया। भतीजे के लिए खिलौने, भाभी के लिए सोने की चैन, कॉस्मेटिक का सामान, माँ के लिए सुंदर सी साड़ी, पिता और भाई के लिए सूट। डॉले की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। राजीव बोला, भैया, आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उसमें हमारा बचपन बीता था और नया घर ले लिया और मुझे खबर भी नहीं की। डॉली बोली, ये हमने घर आपके लिए ही तो लिया है, क्योंकि बहुत दिन आप अकेले रह लिए। अब तो देवरानी ले आओ, हम सब इकट्ठे रहेंगे। और देखना, घर में कितने काम बचे हुए हैं, पर पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी हर कमरे में टीवी लगवाना है। आर्य बेटा के कमरे में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए एक मेज भी नहीं है। माँ बाबूजी के कमरे में वही पुराना पलंग है। सोचा एक नया पलंग उनके कमरे में भी लगवा देंगे, पर खैर, अब तो महीने का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये सब तो आने में सालों लग जाएंगे। राजीव ने कहा, भाभी, एक साथ इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या थी? तभी कमला जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे निकाल कर इस घर में लगा दिए, फिर पुराना घर भी तो बेच दिया है। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी खर्चा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमला जी की बातें डॉली को अच्छी नहीं लगी। वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। 3 दिन बाद दोनों बेटे पिता के साथ उनके दफ्तर रिटायरमेंट की पार्टी पर गए। हर कोई तारीफ कर रहा था कि अब रामेश्वर जी को क्या दिक्कत है। एक बेटा विदेश में पैसों में खेल रहा है, तो दूसरा बेटा कमा कर घर ले आ रहा है। अब तो बस आराम से जीते रहो। रामेश्वर जी गर्व से फूले जा रहे थे। 4 दिन बाद
राजीव बोला, पापा भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? मैं भी तो वहाँ अकेला हूँ। डॉली झट से बोली, अरे देवर जी, आपका तो घर आने जाने का कोई समय नहीं है, फिर आप माँ बाबूजी का ख्याल कैसे रखेंगी? और देवरानी भी तो नहीं है जो माँ बाबूजी का ख्याल रखेंगी। आपने शादी नहीं की, वैसे भी विदेश में कौन इनसे बात करेगा? कम से कम यहाँ के लोग तो मिल जाते हैं। कमला जी बोले, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, एक बार शादी कर ले, बहू आ जाए, फिर हम तेरे साथ चलेंगे, तब तक यहाँ की जिम्मेदारी निभा लेती हूँ। गौरव धीरे से डॉली के कान में बोला, अच्छा बोला तो ये लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? डॉली बोली, मेरे भोले पतिदेव क्यों बोल रहे हो? बाबूजी की रिटायरमेंट का पूरा पैसा नहीं मिला है और फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलती रहेगी और फ्री में घर की देखभाल करने के लिए नौकर कहाँ मिलेगा? आप तो बस चुप रहिए, मुझे संभालने दीजिए। राजीव बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे पहले बात कीजिए। मेरे रहते आप किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डॉली बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर 10 तरह के खर्च होते हैं। अब आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई में आजकल कितने खर्चे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। राजीव कहीं ना कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया। उसने तुरंत एक चेक पर 50,000 रुपए भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर 2 महीने में पैसे भेज दिया करूंगा, वैसे पापा को पेंशन मिलेगी तो इससे ज्यादा तो खर्चा नहीं होना चाहिए। और हाँ, आर्य के लिए एक स्टडी टेबल जरूर बनवा दीजिएगा, उसके चाचू की तरफ से उसके लिए तोहफा होगा। डॉली ने गौरव से पहले ही वो चेक लपक लिया। राजीव चला गया। माँ की आंखें नम कर गया। जो माँ हर वक्त उसके आने की राह में आंखों को गीला करती थी, आज उसे विदा करते हुए फिर से उसकी आंखें नम हो गई। 10 दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। डॉली कमला जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा रही थी। गौरव रामेश्वर जी को पूरा समय दे रहा था। उन्हें बार बार बैंक ले जाना और रिटायरमेंट के सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर जो करवाने थे। गौरव ने कहा, बाबूजी आपको बार बार बैंक आने जाने में दिक्कत होगी, ऐसा करता हूँ कि हम दोनों का एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूंगा। रामेश्वर जी ने भी हामी भर ली। फिर क्या था, गौरव धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता गया। करीब 1 महीने बाद डॉली कमला जी से बोली, मम्मी जी पापा जी पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? कमला जी ने कहा, हाँ वह वो बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। डॉली बोली, मम्मी जी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसों की भी तो तंगी है। इतना कहकर डॉली वहां से चली गई। अगले दिन कमला ने ये सारी बात रामेश्वर जी बाबू को बोली। रामेश्वर जी डॉली को बोले, बहू राजीव भी तो पैसे भेज देता है, फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? ये भी तो देखो, मुझे पेंशन इतना नहीं मिलता कि मैं ज्यादा खर्चा कर सकूं, फिर मेरी दवाई, तुम्हारी सास की दवाई, ये सब भी तो है। डॉली गुस्से में बोली, बाबूजी आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करने में कितने खर्चे हो गए हैं? और आप क्या चाहते हैं? देवर जी जो हमें पैसे भेजते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? अगर ऐसा है तो इतने सालों जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसका तो हिसाब हमने कभी नहीं मांगा, तो जितना कहा गया है उतना कीजिए,
एक रोज रामेश्वर जी बाबू सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। कमला जी बोली, बहू हमारी तकलीफ समझेगी नहीं, आप गौरव से क्यों नहीं कहते कि आप ये सब नहीं होगा, अपनी हालत तो देखो। तभी वहां डॉली आई और बोली, ले आए सब्जी बाबूजी। हे भगवान, ये कितनी मोटी लौकी लाए हैं, इसे कौन बनाएगा? आपकी माँ और मम्मी जी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज काम वाली नहीं आएंगी तो रसोई में जो बर्तन है उसे साफ कर दीजिए। फिर जो भी कपड़े बाथरूम में रखे हैं उन्हें धोकर सूखने के लिए डालिए। मैं थोड़ा पार्लर से आती हूँ। अब ये रोज की बात हो गई थी। पहले प्यार से घर के काम करवाती थी और अब अधिकार से। घर के सारे काम कमला जी और रामेश्वर जी बाबू से करवाने लगी और पैसा बचाने के चक्कर में कामवाली को निकाल दिया। समय बीतने लगा और दोनों बूढ़े लोगों की हालत बद से बदतर होने लगी। बेटा था कि एक बात नहीं सुनता था और बहू के अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। एक रात दोनों अपने कमरे में बातें कर रहे थे। कमला जी बोली, इससे अच्छा तो हम राजीव के पास चले जाते। आजकल राजीव भी कहाँ फोन करता है। रामेश्वर जी ने कहा, नहीं जी, कुछ दिन पहले ही मैंने गौरव से बात करते सुना। उसने कहा माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मंडली के साथ वृंदावन गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, डॉली ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। दरवाजे पर कान लगाए डॉली सब सुन रही थी। डॉली ने गौरव से सारी बात बताई। फिर गौरव ने कहा, अब क्या होगा? अगर राजीव को सारी बात पता चल गई तो राजीव की तरफ से पैसे आने बंद हो जाएंगे और हो सकता है कि वह माँ बाबूजी को भी यहाँ से अपने पास ले जाए और हमें भी नहीं छोड़ेगा। डॉली ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा और देवर जी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी हमेशा के मुकाबले और ज्यादा आएंगे। गौरव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा बाबूजी का मुंह कितने दिन तक बंद रखोगी? किसी ने किस दिन तो राजीव से उनकी बात होगी ही। डॉली बोली, पहले आप मेरी योजना तो सुनिए। डॉली ने गौरव को अपनी योजना बताई। गौरव सुनकर खुश हो गया और बोली, डॉली तुमने तो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो ठीक है, अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। गौरव ने तुरंत राजीव को फोन मिलाया और बोला, राजीव माँ बाबूजी दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उसमें लाखों का खर्चा आएगा। अब उनकी इच्छा है तो भेजना भी जरूरी है। कुछ पैसे तुम भेज दो, कुछ मैं व्यवस्था करके उनको भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। राजीव ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ पापा से बात करा दीजिए। मैं उनके जाने का पूरा व्यवस्था कर दे रहा हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। गौरव ने कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने माँ बाबूजी को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है। माँ को कुछ सामान देना था और बाबूजी को भी। उन्हें कल सुबह ही निकलना है। राजीव ने कहा, ठीक है भैया। भैया माँ बाबूजी खुश तो हैं, बहुत दिन हो गए हैं उनसे बात किए हुए, उनकी बहुत याद आ रही है। राजीव बाबूजी की चिंता मत कर, वो दोनों ठीक है, अपने काम पर ध्यान दे। वहाँ बाबूजी यहाँ बहुत खुश है और 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। गौरव ने राजीव से कहा। राजीव ने गौरव के अकाउंट में माँ बाबूजी की 4 धाम यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए गए
अब डॉली और गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इन दोनों से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन गौरव बोला, बाबूजी, राजीव का फोन आया था। उसने आपको अपने पास दुबई बुलाया है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का टिकट करवा दूं। आप क्या कहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के लिए वक्त मिल जाएगा। गौरव डॉली की तरफ देखता मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल ही निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि डॉली कमला जी से बोली, मम्मी जी, सोना चांदी पहनकर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और जो लॉकर में रखे हैं उसकी चाबी मुझे दीजिए, तब तक मैं उसे साफ करवा कर रखूंगी। बेटे के पास जाने की खुशी मैनन की, जो डॉली की मंशा नहीं समझी और चुपचाप लॉकर की चाबी दे दी। गौरव उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। स्टेशन पर कचाकच भीड़ थी। ठंडी का समय था, हर कोई ठिठुर रहा था। कमला जी बोली, बेटा, जब हमें जहाज से जाना है तो तू हमें दिल्ली क्यों ले आया है? गौरव बोला, माँ, डायरेक्ट फ्लाइट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को जहाज में बैठा दूंगा, वहाँ राजीव उतार देगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठो, मैं एयरपोर्ट पर जाने के लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। इतना कहकर गौरव वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद रामेश्वर जी बोले, टैक्सी लेने में इतना समय लगता है क्या? कमला जी बोली, हम छोटे से कस्बे में रहने वाले इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है, और फिर दुबई भी तो बहुत दूर है। हो सकता है उसे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। रामेश्वर जी बोले, कमला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा गौरव बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाएगा, और वो काम के सिलसिले में शहर शहर घूमता रहता है। उसे इतनी देर कैसे हो रही है? कमला जी की आंखें भर आईं और बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। वो ठीक तो होगा ना? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, पर इस महानगर में किसको पड़ी है? घर से आते समय कमला जी ने कुछ खाना बनाकर लाई थी। दोनों खाना खाया और स्टेशन के किनारे ही अखबार बिछाकर एक दूसरे से चिपक कर सो गए। सुबह देखा तो आने जाने वाले लोगों ने सिक्कों की भीख दे रखी थी। ये देखकर रामेश्वर जी का दिल भर आया और बोले, कमला, अब हमारा बेटा नहीं आएगा। उसने हमारे साथ छल किया है। वो जानता था कि मैं कभी उस कस्बे से बाहर नहीं निकला हूँ, इसलिए वो हमें इस महानगर में छोड़ गया ताकि हम खो जाए। रामेश्वर जी के पास कुछ पैसे थे। कुछ दिन तो स्टेशन के पास ही आश्रय ले लिया, पर दिल्ली जैसे शहर में थोड़े से पैसे कितने दिन चलेंगे? धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज की दुनिया में कौन मदद करता है? उधर डॉली और गौरव अपने घर में खूब मजे से रह रहे थे। जब राजीव ने माँ बाप के बारे में पूछा तो डॉली ने कहा, माँ बाबूजी को हमने 4 धाम यात्रा की पर भेज दिया है, वह 5 महीने बाद लौटेंगे। समय बीता। राजीव ने शादी करने का फैसला किया और उसने सोचा कि अब तो 6 महीने हो गए हैं, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे, इसलिए उसने दिल्ली तक की फ्लाइट ली। वहाँ से ट्रेन लेकर घर जाने का फैसला किया। दिल्ली स्टेशन पर जब अपनी गाड़ी के इंतजार में काफी पी रहे था, अचानक से किसी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबूजी भीख नहीं मांग रहा हो, अपना भजन करा लो।
और इस बूढ़े को सम्मान से जिए के लिए कुछ रुपए दे दो। राजीव ने जब उस आवाज की तरफ देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते देखा था और आज वही नजरें झुकी हुई थी और हाथ भी फैला हुआ था। बगल में उसकी माँ फूलों की माला बनाकर लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। राजीव जैसे ही वहां गया, रामेश्वर जी बोले, हाँ हाँ बाबूजी आओ, खड़े हो जाओ। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कंठ से मानो आवाज साथ नहीं दे रही थी। बस राजीव ने पिता को बाहों में समेटा और बोला, बाबूजी, आपकी ऐसी हालत और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप तो कभी उस गांव में निकल भी नहीं थे। और माँ की ऐसी हालत। कमला जी को अभी अपनी कोई तकलीफ नहीं दिख रही थी। उन्हें दिख रहा था तो अपने लाल का चेहरा बहुत खुशी नाट कर रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा सूखकर कांटा हो गया है। राजीव अपनी माँ को हिलाया और बोला, माँ, आप यहाँ कैसे और आपकी ये हालत किसने की? कमला जी सपने से बाहर आई और फफक कर रोने लगी और उन्होंने सारी घटना बताई। आसपास सारे लोग जमा हो गए और उनके दर्द भरी कहानी सुनाने लगे। सब कह रहे थे, ईश्वर कैसे बच्चे हैं। देखो, एक बेटा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ गया और दूसरा इनके आंसू पोंछ रहा है। राजीव ने अपने माँ बाप को पहले भर पेट खाना खिलाया, उनके कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें लेकर अपने गांव निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर राजीव ने दस्तक दी। माता पिता पीछे थे। राजीव को देखकर डॉली की होश उड़ गई और बोली, अरे देवर जी, आप अचानक? पर माँ बाबूजी तो अभी आए ही नहीं है। राजीव बोला, कोई बात नहीं भाभी, माँ बाबूजी नहीं आए तो क्या हुआ, घर तो उनका है। तो क्या मैं बिना बताए अपने घर भी नहीं आ सकता? डॉली बोली, हाँ हाँ, आइए आइए और बताइए, इस बार आप अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? राजीव बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं। डॉली ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो सामने रामेश्वर जी और कमला जी खड़े थे। गौरव जैसे ही माता पिता की तरफ आगे बढ़ा, राजीव ने एक जोर का तमाचा गौरव के गाल पर जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इन्हें इनके ही घर से बाहर करने की? इनके पैसों से घर लिया और तो और मैं उनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को यह बोझ लगने लगी। शर्म करो, तुम्हारा भी बेटा है, वह सब देख रहा है। कल को तुम्हारा इससे भी बुरी हालत कर देगा। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, तुम सोचो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? और भाभी, आप तो औरत हो ही नहीं सकती जो औरत अपने माँ सम्मान सास घर का सारा काम करवाए, उसे भूखा पेट रखे और ऐसा व्यवहार करे। आज मुझे आप लोगों को भैया भाभी कहने में भी शर्म आ रही है। भैया, आपने मम्मी पापा की चारों धाम की यात्रा के लिए मुझसे लाखों रुपए दिए, फिर उनको यात्रा पर क्यों नहीं भेजा? अच्छा, तो आपने यह सोचा होगा कि माँ पापा को भी घर से निकाल दोगी और मुझे भी पैसे लेते रहोगी। जरूर यहाँ भाभी का ही दिमाग होगा। भाभी तो मुझे शुरू से ही लालची लगती थी, लेकिन भैया लालच में अंधे होकर आप इतना गिर जाओगे, अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, यह सुना था, लेकिन आज अपनी ही भाभी भैया को लालच में अंधे होते हुए देख रहा हूँ, जिन्होंने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया।
मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। राजीव इतना कह रहा था कि उधर से पुलिस की एक टीम आई। गौरव ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है घर, तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है। कमला जी आगे बढ़ी और बेटे को एक जोर का तमाचा लगा दिया और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दोनों बेटे मेरे हैं और तुम इतने मतलबी कैसे हो गए। हमने क्या कोई कमी रखी? अरे राजीव से ज्यादा खर्च हमने तुम पर किया। अरे लोग कुत्तों को गले में फट्टा बांधकर उसे भी प्यार करते हैं, घुमाते फिराते हैं, तो वह भी अपना बन जाते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। और तुम तो मेरे अपने बेटे थे, मैंने 9 महीने अपनी कोख भी पाला था, तुम्हें इतना प्यार दुलार दिया। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम इतना गिर गए? तुम शुरू से ही लालची रहे हो, इसलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए और करोगी भी कैसे। एक लालची को दूसरे लालची का साथ मिला तो इतना नीचे गिर गया कि अपनी माँ बाप को ही रात के अंधेरे में ही स्टेशन पर भूखे प्यास से तड़पता छोड़ आया। तुमसे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। राजीव बोला, भैया मुझे शक हुआ था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। राजीव ने अपने फोन में हर उसे रसीद की तस्वीर दिखाई जब जब उसने अपने माता पिता के लिए अपने भाई को पैसे भेजे थे, और घर के किराएदारी के समय जो उसके भाई ने रिटायरमेंट के पैसे निकलवाए थे उसकी भी फोटो राजीव ने अपने पास रखी थी। सब कुछ देखने के बाद दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। गौरव और डोली पर धोखाधड़ी का केस हुआ। खबर जब गौरव के दफ्तर तक पहुंची तो उसे नौकरी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आर्य की वजह से कमला जी ने अपने बेटे बहू को माफ कर दिया। कोर्ट की तरफ से उन्हें घर को खाली करने का आदेश दिया गया और जितने भी पैसे गौरव ने रामेश्वर जी से लिए थे उसे वापस करना पड़ा। रामेश्वर जी ने कहा, जिन पैसों के लिए माँ बाप को बच्चे भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। कमला जी बोली, जिस घर में हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। राजीव ने कहा, माँ अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, यहाँ आपको अकेले छोड़ने की मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता। राजीव ने उस दिन से घर को बेच दिया और आधे पैसे आर्य के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिए और अपने माता पिता को लेकर विदेश चला गया। वहां जाकर उसने एक अनाथ हिंदुस्तानी लड़की से विवाह किया जिससे माता पिता का प्यार मिला और इन दोनों को बहुत सी सम्मान मिला। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।